कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह अनिवार्य हिंदी का अध्याय 1 नमक का दारोगा कहानी, जिसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। कहानी पढ़ने से पहले लेखक का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। लेखक प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो डाक मुंशी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी उपन्यास हैं। और सोजे वतन, 8 खंडों में मानसरोवर, गुप्तधन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये 3 इनके नाटक हैं। और कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह हैं। प्रेमचंद की मृत्यु सन 1936 में 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर पुरुष इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये उस समय के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर सामान्य जन के साथ जोड़ने का उत्कृष्ट कार्य किया है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। जब ये 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के हुए तो उनका विवाह कर दिया गया और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इस प्रकार सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी और उस समय के दुखी जीवन, ये सब उनको 16 साल की उम्र में ही देख लेना पड़ा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। इन्होंने शिक्षक की नौकरी की थी, सरकारी नौकरी मिली, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। उस समय 20वीं शताब्दी में राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उदित हुए और प्रेमचंद गांधी जी के विचारों से, उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। उस समय के पूरे भारतीय साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का बहुत प्रभाव था। उस समय की रचनाओं में हम देख सकते हैं साहित्यकारों ने अपनी कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, जो भी विधा में रचनाएं की है, उन सब में गांधी जी के आदर्शों को प्रसंग के अनुसार चित्रित किया है। प्रेमचंद ने गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और प्रथम असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा, जिसमें जातीय और सांप्रदायिक संघर्षों को चित्रित किया है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, अर्थात इन्होंने लेखन बंद नहीं किया। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अर्थात उस समय की जो राजनीतिक हलचल थी वो इनकी रचनाओं का आधार बनी और उन्होंने अपने रचनाओं के सामाजिक वर्णन में, उस समय के सामाजिक संघर्ष में राजनीतिक हलचल का भी सहारा लिया है। और उन रचनाओं में जीवन का यथार्थ था, उस समय की कटु सच्चाई थी, तो उस कटु सच्चाई को एक आदर्श रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। 1918 से 1936 तक का युग प्रेमचंद युग कहलाता है और 1918 से पूर्व का युग प्रेमचंद पूर्व युग कहलाता है। 1936 के बाद का युग प्रेमचंदोत्तर युग कहलाता है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अर्थात इन्होंने जो रचनाएं लिखी है ये उस समय के प्रचलित काल्पनिक रचनाओं या रोमांचकारी रचनाओं का जो हल्कापन है, जो अस्पष्टता है, उससे निकालकर उन्होंने यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अर्थात उस समय के वातावरण से जोड़कर, उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं से जोड़कर वर्णन किया है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। अर्थात
इनसे पहले कहानी के नाम से जो रचनाएं होती थी उन सब में किस्से हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आसपास के वातावरण से लेकर अपने आसपास के पात्रों को लेकर कहानी की रचना की, तो लोगों को अपनी सी लगती थी, अपने जीवन की घटनाओं जैसी लगती थी, इसलिए उसको पढ़ने और पढ़ने की परंपरा भी हुई। इसमें उनकी हिंदुस्तानी अर्थात हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई, अर्थात जैसे पात्र हैं, जिस वर्ग के पात्र हैं, जिस स्तर के पात्र हैं, जिस धर्म संप्रदाय के पात्र हैं, वैसी ही भाषा का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। इनके समय के वातावरण का प्रभाव प्रेमचंद पर भी पड़ा है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी और सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। अर्थात इन्होंने उस समय के यथार्थ का वर्णन करते समय भी उसे एक अच्छे अंत पर समाप्त किया है, उसे एक आदर्शवादी व्यवस्था पर दर्शाया है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते, अर्थात अपनी रचनाओं को आदर्शवाद पर समाप्त करना इन्होंने बंद कर दिया था। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, जिसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। मुकम्मल उदाहरण से तात्पर्य है एक पूर्ण उदाहरण, सटीक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर धन को असद्वृत्ति, बुराई, असत्य का प्रतीक और धर्म को सद्वृत्ति, अच्छाई और सत्य का प्रतीक कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। इस कहानी में नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन धन के प्रतीक हैं, धन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मुंशी वंशीधर धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, अर्थात अपने धन के प्रभुत्व से वो उनको नौकरी से हटा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। यहाँ पर बेमुरोवत से तात्पर्य है जिसको संकोच ना हो, अपना कर्म करने में जो किसी प्रकार से शर्म का अनुभव ना करे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार का व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। सामाजिक स्वीकार्यता से तात्पर्य उस समय जो भ्रष्टाचार था वो लोगों को ठीक लगता था, उसका वो विरोध नहीं कर रहे थे। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर की कहानी इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है।
किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से ये बात, उपन्यास शीर्षक नाम से इनका निबंध है, उसमें इन्होंने कहा है, इसीलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है।